तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है फेडरेशन ऑफ माइनर मिनरल्स इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ के नेशनल सेक्रेटरी ने कहा है कि नीति आयोग को इंप्लीमेंट करनी चाहिए यूनिफॉर्म मिनरल पॉलिसी अक्रॉस इंडिया और बेसिकली वन नेशन वन मिनरल टैक्स के नाम से पॉलिसी इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है। तो दोस्तों जो मिनरल्स होते हैं ऑब्वियसली आयरन, कॉपर, दूसरे जो कई बहुत बड़े स्केल पे माइन होने मिनरल्स भी होते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो छोटे लेवल पे माइन होते हैं, जहाँ पर छोटे प्लेयर्स जो होते हैं वो है। यहाँ पर कई जगहों पे स्टेट्स वगैरह हो गए, यहाँ पे लोकल रीजन्स वगैरह हो गए, टैक्सेशन के अंदर फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से कंपेटिटिवनेस ओवरऑल देश के लेवल पे काफी ज्यादा अनइवन है। इसी को देखते हुए इनको जो फेडरेशन है सारे माइन ओनर्स का, उन्होंने मिलकर नीति आयोग को रिक्वेस्ट भेजी है। अब यहाँ पर नीति आयोग इसके बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, ये नीति आयोग का लेना देना है। आगे जाकर देखते कैसी चीज होती है, लेकिन बड़ी रिक्वेस्ट ये है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक रिकॉर्ड डिविडेंड से रिलेटेड जो मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और बेसिकली यहाँ पर 2.11 ट्रिलियन रुपीज अनाउंस किए है सेंट्रल बैंक ने वेंसडे को, जो कि गवर्नमेंट को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी स्टेक होता है, ऐसे कई बैंक्स वगैरह के अंदर, तो इनको भी स्टेक वगैरह मिला है। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट को मदद मिलेगी अपना फिस्कल डेफिसिट मीट करने के लिए, और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं इनके ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है भोगापुरम एयरपोर्ट से रिलेटेड, जो कि जल्द ही कंप्लीट होने वाला है, ऐसे स्टेटमेंट्स हमें मिले हैं। जहां पर जो सीएम है आंध्र प्रदेश के, इनके द्वारा कहा गया है कि स्पीड अप किया जाए प्रोसेस को, ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ताकि दिसंबर 2025 को ये कंप्लीट हो सके। वैसे जो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हैं उनके हिसाब से सिर्फ 25% काम हुआ है, और वैसे इस एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन जो है मई 2023 में रखा गया था, तो ऐसा नहीं है बहुत पहले कंप्लीट किया गया था। 36 महीनों का इसका वैसे कमेंसमेंट से वर्क कंप्लीट करने की टाइमलाइन थी, और टारगेट जो है वो दिसंबर 2025 का रखा गया है। और पहली कमर्शियल फ्लाइट जो है वो अप्रैल 2026 में होगी। एयरपोर्ट खुलने के बाद में यहाँ पर 12 मिलियन पैसेंजर्स जो है इनिशियली हैंडल हो पाएंगे, और फेज 3 के बाद में 18 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल हो पाएंगे ईयरली। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के पास में बनने वाले अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो है विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। और यहाँ पर जो ये 96.47 किलोमीटर लंबा फेज 1 है, इसके लिए बिड्स के विजेता को अनाउंस कर दिया गया है। यहाँ पर वैसे कई कंपनीज ने बिड्स लगाई थी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, नवयुगा इंजीनियरिंग, ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, एरकॉन इंटरनेशनल, सारे जितने बड़े नाम सोच सकते हो सब ने यहाँ पर बिड्स लगाई थी। जो फेज 1 है वो नवघर से लेके बलावाली के बीच में होगा, जहाँ पर रायगढ़, थाने, पालड़ी डिस्ट्रिक्ट सारे होंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो अलग अलग पैकेजेस के अंदर जो है ओरिएंटल, लार्सन एंड ट्यूब्रो, एरकॉन, जी कुमार, सबने कोई ना कोई पैकेज जीता है। मेजरली अगर बात करें पैकेज की तो नवयुगा, मेगा इंजीनियरिंग ने मेजर पैकेजेस जीते हैं, जबकि वेलस्पन, एप्को, ओरिएंटल ने भी बड़े पैकेजेस जीते हैं। सारे पैकेजेस है वो मोर देन 2000 करोड़ के ही है। अब देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कब शुरू होता है, प्रोबेबली बहुत जल्द होगा, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत तेजी से हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, एटलीस्ट पिछले 1-1.5 साल से जब से इसे स्पीड अप किया गया। वैसे तो 10-12 साल पुराना प्रोजेक्ट है डिस्कशंस, लेकिन होपफुली अब कंस्ट्रक्शन भी शुरू होगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है आरआरटीएस से रिलेटेड, जहाँ पर डिस्कशंस किए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर तक एक्सपांड करने के लिए। आप जानते हो दिल्ली मेरठ के लिए जो है आरआरटीएस ऑलमोस्ट बन के तैयार है, मेरठ तक अभी चलती भी है ट्रेन, और ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो है एनसीआर वो प्लानिंग कर रहे हैं एक सेल के हिसाब से यहाँ पे 82 किलोमीटर लंबे आरआरटीएस को मुजफ्फरनगर तक एक्सपेंड करने के लिए। अब देखते आगे जाकर ये एक्चुअल में एक्सटेंशन मिलता है या नहीं। अगली खबर दोस्तों ये पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएमआरडीसी, जिनको मिले हैं 3 मेट्रो कोचेस। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेट्रो लाइन 3 है पुणे की, हिंजेवाड़ी से लेकर शिवाजी नगर, इसके लिए ये मेट्रो कोचेस इनको मिले हैं, और मई एंडिंग तक जो है, और आने वाले कुछ समय में बाकी भी जो कोचेस जो इनको मिल जाएंगे। अगले महीने से इन कोचेस की टेस्टिंग शुरू होगी रिगरसली, और जो ट्रायल्स है वो भी ले जाएंगे, जिसके बाद में ये स्ट्रेच जो है पब्लिक के लिए ओपन करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है स्टेट रन गैस सप्लायर जीएआई से रिलेटेड, जो कि प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 50,000 करोड़ एक 1.5 मिलियन टन पर एनम की ईथेन क्रैकिंग यूनिट बनाने के लिए, जो कि होगी सीहोर मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए ऑब्वियसली बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है ये बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एनर्जी सेक्टर के अंदर एक बड़ी एडिशन करेगा सप्लाई की, और इसके वजह से जो प्लास्टिक्स, एडेसिव, सिंथेटिक रबर और पेट्रोकेमिकल की इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी। आज के आज पीटी सवाल के बारे में बात करें तो उगा बुगा क्यूट पूछते हैं, हमारी ट्रेन कितनी भी अच्छी हो पर स्मूथ क्यों नहीं होती है? मतलब जो टॉप का कर्व होता है वो जापानीज ट्रेन में जरा भी विजिबल नहीं होता, इंडियन ट्रेन में टॉप में ऐसा लगता है कि ग्रे एरिया अलग से लगाया गया है। प्लीज आंसर मेरे भाई। तो कई लोगों को ये सवाल समझ में नहीं होगा, और जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके हिसाब से ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे कोचेस की बॉडीज होती है, रूफ होती है, वो ऐसे टेढ़े बेड़े नजर आते हैं, अंदर की तरफ में फिनिशिंग नहीं होती है। चाहे हम कितनी भी प्रीमियम ट्रेन क्यों ना ले ले, वो एक जो स्मूथ लेवल ऑफ फिनिशिंग देखने मिलती है, जैसे कोई कार में देखने मिलती है, जैसे कोई हमें आजकल प्राइवेट व्हीकल्स वगैरह में देखने मिलती है, या इनफैक्ट फॉरेन की ट्रेन में देखने मिलती है, वो क्यों नहीं देखने मिलती? तो यार एक बात समझो, पहली बात तो आईसीएफ, आरसीएफ ये सब सरकारी फैक्ट्रीज है। अगर आप कभी गए होंगे तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल किस लेवल का होता है और जुगाड़ काम किस लेवल का होता है, ये आपने ऑलरेडी देखा होगा। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली फैक्ट्रीज को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता।
इन्वेस्टमेंट जो फैक्ट्रीज में हुई है कई दशकों से वो काफी लिमिटेड थी। यहाँ पर भारतीय रेलवेज की जो नीड ज्यादा है वो क्वालिटी से ज्यादा आज के डेट में जो है कैपेसिटी की है। ज्यादा से ज्यादा कोचेस कम से कम समय बनाना और कॉस्ट इसके लिए कम भी रखना है, क्योंकि हम जो एक कोच के बहुत ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई कोच, मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रहा हूँ, कोई यहाँ पे अगर मान के चले 2 करोड़ 3 करोड़ में कोच बन जाता है, वहीं पे प्राइवेट कंपनी जैसे हम RRTS वगैरह ले ले या हम मेट्रो की कुछ कोचेस ले ले तो वो एक कोच 6 करोड़ 8 करोड़ की भी पड़ती है। यहाँ पर मैं जो फिगर्स है वो एक अप्रोक्सीमेट पे ले रहा हूँ, लेकिन काइंड ऑफ डिफरेंस जो है वो इतना ही होता है अगर आप राइट फिगर्स को जाके चेक करोगे तो भी। तो वो फिनिशिंग तब जाके आती है। तो यहाँ पर टाइम, क्वालिटी कंट्रोल, अवेलेबल मशीनरी, मैन पावर एंड मैन के पास में स्किल कितनी है, यह सब चीजें जो है फाइनल फिनिश को डिफाइन करती है, फाइनल प्रोडक्ट को डिफाइन करती है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे फैक्ट्रीज के अंदर अभी जो है बड़े स्केल पे नहीं है। और अगर उसको इंप्लीमेंट किया भी जाए तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी कोच प्रोडक्शन की, जो ज्यादा बड़ी नीड है। तो इसके लिए फिनिशिंग देखने नहीं मिलती। लेकिन जैसे जैसे नई फैक्ट्रीज खुलती है, जैसे जैसे जो है मशीनरी हाई-एंड बनती है, स्किल्ड मैन फोर्स आता है, फंडिंग बढ़ती है इन सब चीजों के अंदर, तो हमें देखने मिलेंगे बेहतर इन्वेस्टमेंट्स और अकॉर्डिंगली काम जो है वो अच्छा होगा इन फैक्ट्रीज में। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आप कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।